हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्यूटी विद डॉटर। तो मैंने कल के टेस्ट सीरीज में 1 से लेके 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका है। ये जो क्वेश्चन है आपके सिलेबस वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये आपके एग्जाम में 101% आपके बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे 51 से लेके 100 क्वेश्चन को। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 को। विच ब्लड सेल हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग? रक्त के थक्के बनने में कौन सी रक्त कोशिकाएं मदद करती हैं? तो इसका आंसर आएगा आंसर नंबर सी, प्लेटलेट। जब हमारे शरीर में चोट लगती है, जब हमको चोट लगती है तो क्या होता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो प्लेटलेट होते हैं ना, वो क्या होता है, प्लेटलेट क्या करते हैं, सक्रिय होकर क्या करते हैं, मतलब एक्टिव होकर क्या करते हैं, थक्का बनाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, क्लॉट बनाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, हमारा जो ब्लड का जो बहना होता है ना, वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो यही जो प्लेटलेट होते हैं, जो प्लेटलेट होते हैं ना, वो फाइब्रिन नामक जाल बनाकर रक्त को जमाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो रक्त के थक्के में हमने कौन सी रक्त कोशिकाएं मदद करेगी? तो इसका आंसर आएगा प्लेटलेट। में जो आरबीसी दिया हुआ है ना, तो आरबीसी का क्या काम है? आरबीसी जो होता है ना, वो क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी जो रहता है ना, डब्ल्यूबीसी क्या करेगा, इन्फेक्शन से रक्षा करेगा, मतलब संक्रमण से रक्षा करता है। ठीक है, प्लाज्मा क्या करेगा, रक्त का तरल भाग को क्या कहेंगे, प्लाज्मा कहा जाता है। और प्लेटलेट जो रक्त जमाने में मदद करता है। क्लियर है? तो विच ब्लड सेल हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग? तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी, प्लेटलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन? चिकित्सा के जनक किसे कहा जाता है? मैंने आप लोग का क्वेश्चन पूछा था, आप लोगों ने मुझे आंसर नहीं दिया। मैंने 1 से लेकर 50 क्वेश्चन में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, तो चलिए मैं ही बता देती हूँ। हु इज द नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन? चिकित्सा के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर आएगा आंसर नंबर बी, आंसर नंबर बी, हिपोक्रेट्स को। ठीक है, और जो टीकाकरण के जनक, मतलब कि जो फादर ऑफ वैक्सीनेशन किसा कहा गया? तो इसका जो आंसर नंबर जो डी दिया है ना, जैनर, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है फादर ऑफ वैक्सीनेशन। मतलब कि टीकाकरण के जनक कौन है? तो टीकाकरण के जनक है जैनर। ठीक है, और फादर ऑफ मेडिसिन मतलब चिकित्सा के जनक कौन है? तो हिपोक्रेट्स है। क्लियर है? तो चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53। विच हार्मोन इज कॉल्ड फाइट आर फ्लाइट हार्मोन? फाइट आर फ्लाइट हार्मोन कौन सा होता है? तो इसका आंसर आएगा आंसर नंबर बी, एड्रेनालिन। ठीक है, एड्रेनालिन जो हार्मोन होता है, वो एड्रेनल ग्लैंड से क्या होता है, स्रावित होता है, मतलब कि सिक्रीट होता है। जब व्यक्ति क्या होता है, डर में रहता है ना, तनाव में रहता है, खतरे में रहता है, मतलब कि फियर में रहता है, स्ट्रेस में रहता है और डेंजर में रहता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, तब ये हार्मोन जो होता है ना, शरीर को तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार करता है। जैसे कि हार्ट रेट जब बढ़ता है ना, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो इसलिए इसे क्या करते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है, इसलिए फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। यानी ऐसी स्थिति में जो हमें लड़ने में और भागने के लिए तैयार करता है। ठीक है, हमें क्या करता है, लड़ने के लिए, है ना, और हमें भागने के लिए तैयार करता है। तो क्या करता है, ऐसे ऐसी स्थिति को, ऐसे हार्मोन को क्या कहा जाता है, फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, और फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है? तो फाइट और फ्लाइट हार्मोन एड्रेनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है, जिसे क्या बोलते हैं, इसे फाइट और फ्लाइट हार्मोन को एड्रेनालिन हार्मोन भी कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। विच हार्मोन इज नोन एज सनसाइन विटामिन? तो कौन सा विटामिन सनसाइन विटामिन कहलाता है? तो इसका आंसर आएगा आंसर नंबर डी, आंसर नंबर बी, विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी को सनसाइन विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि यह शरीर में तब तक बनता है जब हमारी त्वचा पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं। यह विटामिन क्या करता है, ये विटामिन कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन में मदद करता है और हड्डियां को क्या करता है, मजबूत करता है। ठीक है, हमारे जो शरीर में जो कैल्शियम होता है ना, उसको क्या करता है, जो विटामिन डी क्या करता है, ये विटामिन कैल्शियम के विटामिन जो होते हैं ना, वो कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में भी क्या करता है, वो मदद करता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो दिया है ना, विटामिन ए, तो विटामिन ए जो होता है वो आंखों के लिए होता है, जो ब्लाइंडनेस से, है ना, ब्लाइंडनेस वगैरह से बचाता है। विटामिन बी क्या करता है, एनर्जी देता है और मेटाबॉलिज्म के लिए, ऊर्जा और मेटाबॉलिज्म के लिए होता है। विटामिन सी क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब इम्यूनिटी के लिए होता है। और जो विटामिन डी क्या आता है, विटामिन डी जो धूप से मिलने वाला सनसाइन विटामिन कहलाता है। क्लियर है? इसलिए विच विटामिन इज नोन एज सनसाइन विटामिन? तो इसका आंसर आएगा विटामिन डी, आंसर नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। बोन इज कॉल्ड, जांग की हड्डी को क्या कहा जाता है? तो जांग की हड्डी को फीमर कहा जाता है। ठीक है, तो फीमर इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन
इन द ह्यूमन बॉडी, मतलब कि ये जो फीमर होता है ना वो लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होता है ह्यूमन बॉडी का, ठीक है, जो कनेक्ट करता है हिप बोन, मतलब कि हमारे पेल्विक को और हमारे नी जॉइंट को क्या करता है, वो कनेक्ट करता है, ठीक है, और सपोर्ट करता है हमारे इंटायर वेट को, अपर बॉडी का जितने भी वेट रहता है ना, जैसे कि हमारे चलने में, खड़े होने में, हमारे दौड़ने में, तो कौन सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, तो आएगा फीमर, ठीक है। जांग की हड्डी को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर आएगा, आंसर नंबर सी, फीमर। इसमें ना नंबरिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है। फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है, तो इसका आंसर आएगा, आंसर नंबर बी, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जल का अवशोषण, ठीक है। तो द मेन फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज टू ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड एंड फ्रॉम सॉलिड वेस्ट, ठीक है, मतलब कि बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है, पानी और खनिजों का अवशोषण करना है। यह अधपचा जो भोजन को ठोस मल में बदलकर, जो अधपचा जो भोजन रहता है ना उसको क्या करता है, वो ठोस मल में बदलकर शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। क्लियर है। तो इसमें जो डाइजेशन कहाँ से होता है, तो डाइजेशन मुख्य रूप से छोटी आंत से होता है, ठीक है, मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है। क्लियर है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन से क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन से अब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, और डाइजेशन कहाँ से होता है, तो डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। और इसमें जो दिया है ना ब्लड फॉर्मेशन, तो ब्लड फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, ठीक है। और एंजाइम का सिक्रेशन कहाँ से होता है, तो एंजाइम सिक्रेशन होता है छोटी आंत से, मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन से, और ग्रंथियों द्वारा किया जाता है, ठीक है, मतलब कि ग्लैंड्स के द्वारा होता है, किया जाता है। तो जो फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है, मतलब कि जो बड़ी आंत का मुख्य कार्य है पानी और खनिजों का अवशोषण करना, ठीक है। जो अधपचा भोजन को क्या करता है, वो ठोस में बदल देता है, ठोस में बदल के क्या करता है, जिसे बाहर निकाल देता है। क्लियर, समझ आया ना आप लोग को। और डाइजेशन का क्या काम, डाइजेशन कहाँ होता है, तो डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। क्लियर है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीजेस, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो प्रोटीन की कमी से मैंने अभी बताया था ना, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होगा, तो प्रोटीन की कमी से होता है क्वाशियोरकर, ठीक है। क्वाशियोरकर डिजीज कॉज्ड बाय सीवियर प्रोटीन डेफिशिएंसी, मोस्टली किस में देखा जाता है, तो मोस्टली सीन इन चिल्ड्रन, ठीक है। मोस्टली किस में देखा जाता है, तो चिल्ड्रन में देखा जाता है। इसमें क्या क्या सिम्टम होते हैं, इसमें आता है स्वेलो बेली, मतलब कि पेट फूला हुआ रहता है, बाल झड़ते, हेयर फॉल होता है, जो स्किन रहती है ना वो ड्राई स्किन रहती है, ठीक है, और शरीर जो रहता है वो कमजोर हो जाता है। क्लियर है। तो इसमें जो दिया है ना, जो रिकेट्स होता है, तो रिकेट्स किसकी डेफिशिएंसी से होगा, रिकेट्स होगा विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। और जो स्कर्वी है वो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। और जो ग्वाइटर है वो जो ग्वाइटर होता है वो आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, ग्वाइटर होता है। क्लियर है। तो प्रोटीन जो डेफिशिएंसी डिजीज, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर होता है। आंसर नंबर ए इज क्लियर। नेक्स्ट को चलते क्वेश्चन 58, विच न्यूट्रिएंट गिव इंस्टेंट एनर्जी, कौन सा पोषक तत्व तुरंत एनर्जी देता है। तो कौन सा पोषक तत्व तुरंत एनर्जी देगा, तो इसका आंसर है, आंसर नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आर द मेन सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी फॉर द बॉडी, मतलब कार्बोहाइड्रेट शरीर को तुरंत ऊर्जा, मतलब कि इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करता है, क्योंकि यह जल्दी क्या करता है, ग्लूकोज में बदल जाता है। क्लियर है। मतलब कि क्विकली क्या होता है, क्विकली वो ऑब्जर्व हो जाता है बाय द सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी, मतलब ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो शरीर में क्या करता है, इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करता है, क्योंकि वो जल्दी ही ग्लूकोज में बदल जाता है। तो एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कौन जो इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के, तो हमारे राइस होता है, ठीक है, राइस में अच्छा ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, ब्रेड होता है, आलू, शुगर, ठीक है। और जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन शरीर को निर्माण के लिए, जो हमारे जो बॉडी बिल्डिंग जिसे बोलते हैं ना, बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा है, तो बॉडी बिल्डिंग किसे बोलते हैं, प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है ना प्रोटीन, तो जो प्रोटीन है ना वो शरीर के निर्माण के लिए होता है, और जो फैट होता है वो ऊर्जा का भंडारण करता है, ठीक है। और विटामिन क्या करता है, शरीर के कार्यों को नियंत्रित करता है। और कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करता है, मतलब कि इंस्टेंट एनर्जी को प्रोवाइड करता है। तो क्लियर है। तो क्वेश्चन 58 का आंसर क्या आएगा, विच न्यूट्रिएंट्स गिव इंस्टेंट एनर्जी, तो इसका आंसर आएगा, आंसर नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 59 की तरफ।
विच टेस्ट डिटेक्ट HIV इन्फेक्शन। HIV संक्रमण की पहचान के लिए कौन सी जांच की जाती है? तो HIV संक्रमण की पहचान के लिए एलाइजा टेस्ट किया जाता है। एलाइजा मतलब कि एंजाइम लिंकेड इम्यूनोसॉर्बेंट असे, ठीक है। टेस्ट का उपयोग HIV संक्रमण की पहचान के लिए किया जाता है। यह जांचना क्या होता है, शरीर की HIV एंटीबॉडी की उपस्थिति का पता लगाता है, ठीक है। यदि यह टेस्ट पॉजिटिव आता है तो HIV संक्रमण की पुष्टि के लिए, मतलब HIV इन्फेक्शन है या संक्रमण की पुष्टि के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, तो इसके लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, जो इलाइजा जो होता है वो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ठीक है। और जो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है ना, वो क्या करता है, इसकी पुष्टि करता है, ठीक है। तो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है, अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आता है इलाइजा टेस्ट, उसके बाद क्या करते हैं, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है। तो विच टेस्ट डिटेक्ट HIV इन्फेक्शन, तो HIV इन्फेक्शन स्क्रीनिंग के लिए एलाइजा टेस्ट किया जाता है, ठीक है। इसमें जो विडाल दिया है ना ऑप्शन में, विडाल टेस्ट दिया है, विडाल टेस्ट को टाइफाइड टेस्ट के लिए किया जाता है, ठीक है। टाइफाइड की जांच करने के लिए पता लगाया जाता है। और जो मोन्टेक्स है ना, जो मोन्टेक्स टेस्ट को ट्यूबरकुलोसिस की जांच के लिए किया जाता है, ठीक है। और जो टाइफी डॉट है ना, वो भी क्या करता है, वो भी टाइफाइड की जांच के लिए किया जाता है। क्लियर है? तो HIV संक्रमण की पहचान के लिए कौन सी जांच की जाती है, तो HIV संक्रमण की पहचान के लिए आंसर नंबर ए इलाइजा किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। द नेशनल हेल्थ मिशन वॉज लॉन्चड इन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ 2005 में, ठीक है। भारत सरकार द्वारा 2005 में से शुरू किया गया था। इसका एक प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रम है, ठीक है। इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। क्लियर है? तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। हु इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इन रूरल हेल्थ सिस्टम, मतलब ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली में पहला संपर्क बिंदु कौन सा, पहला संपर्क बिंदु कौन होता है, तो ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली में पहला संपर्क बिंदु होती है आशा, मतलब कि आशा कार्यकर्ता, ठीक है। आशा का पूरा नाम होता है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज। यह गांव स्तर पर काम करने वाली कम्युनिटी हेल्थ वर्कर होती है, ठीक है। जो आशा कार्यकर्ता होती है वो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का पहला संपर्क बिंदु होती है, मतलब कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होती है। क्या करती है, वे लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी देती है, गर्भवती महिलाओं की देखभाल करती है, टीकाकरण करवाती है और सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं को गांव गांव पहुंचाती है। क्लियर है? तो मेन ड्यूटीज क्या होती है आशा की, गर्भवती महिलाओं की सहायता करना, प्रसव पूर्व प्रसवोत्तर देखभाल करना, बच्चों को टीकाकरण में मदद करना, परिवार नियोजन और स्वच्छता के बारे में जागरूक करना और बीमार व्यक्ति को स्वास्थ्य केंद्र तक लाना। ये किसका काम है, तो यह है आशा का काम। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन रूरल एरिया सिस्टम का क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आंसर नंबर ए आशा, ठीक है। इसमें जो ऑप्शन दिया है ना CHO को आप लोगों को पता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होता है, जो उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, द फुल फॉर्म ऑफ आशा। आशा का फुल फॉर्म क्या है, तो आशा का फुल फॉर्म है, इसका आंसर आएगा आंसर नंबर ए एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज। ये फुल फॉर्म पूछ सकता है आप लोग को आशा का, ANM का, इसलिए ध्यान से दीजिएगा। आशा का फुल फॉर्म क्या है, तो आशा का फुल फॉर्म है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत नियुक्त की जाती है और गांव स्तर पर जनता और स्वास्थ्य विभाग के बीच एक पुल का काम करती है। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर क्या आएगा, आंसर नंबर ए एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग की उष्मायन अवधि क्या है, ठीक है। तो क्षय रोग की इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस कितना है, तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी 4 to 6 वीक, मतलब कि 4 से 6 सप्ताह, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड को मैंने पहले ही समझा चुका है कि इंक्यूबेशन पीरियड का अर्थ होता है इन्फेक्शन की शरीर में प्रवेश करने से लेकर सिम्टम्स आने तक का जो समय होता है, मतलब कि जब हमारे बॉडी में इन्फेक्शन प्रवेश किया, मतलब कि एंटर किया, उसके बाद जो सिम्टम्स आने तक के जो सफ़र होता है ना, सिम्टम आने तक के जो टाइम को क्या कहेंगे, उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो ट्यूबरक्लोसिस का कारण क्या है, तो ट्यूबरक्लोसिस जो होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है, ठीक है। तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 4 से 6 वीक का होता है, ठीक है, मतलब कि 4 to 6 वीक का होता है, लगभग 1 से 1.5 महीने का होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, सिम्टम जो होते हैं वो स्लोली अपेयर होते हैं, लगा परसिस्टेंट कफ आएगा, वेट लॉस होगा, नाइट स्वेट होगा और फीवर होगा। क्लियर है? तो जो TB है ना, वो एयरबॉर्न डिसीज है जो खांसने से छींकने से फैलती है। क्लियर है? तो नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। द नेशनल इम्यूनाइजेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन,
राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस को 16 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। द नेशनल इम्यूनाइजेशन डे को सेलिब्रेट कब किया जाता है? तो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे को सेलिब्रेट किया जाता है, आंसर नंबर बी 16 मार्च। ठीक है, तो 16 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन भारत में पल्स पोलियो प्रोग्राम के तहत सभी 5 वर्ष की कम आयु के बच्चे को पोलियो की खुराक मतलब पोलियो की जो डोज दी जाती है। ठीक है, तो इसमें जो दिया है ना जो 24 मार्च को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? तो 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे सेलिब्रेट किया जाता है। 24 मार्च को, या ध्यान से सुनिएगा, 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, 7 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है और 16 मार्च को नेशनल इम्यूनाइजेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसलिए इसको आप कॉपी में लिखेंगे तो लिख सकते हो कि ये जो डे वाइज है वो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे सेलिब्रेट किया जाता है, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेड डे सेलिब्रेट किया जाता है और 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है और 16 मार्च को नेशनल इम्यूनाइजेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। प्राइमरी हेल्थ केयर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की अवधारणा कब आई? तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की अवधारणा आई, आंसर नंबर बी 1978 को। ठीक है, तो प्राइमरी हेल्थ केयर की अवधारणा वर्ष 1978 में एल्मा एटा कॉन्फ्रेंस मतलब कि जो एल्मा एटा कॉन्फ्रेंस में आयोजित में प्रस्तुत की गई थी। इस सम्मेलन का आयोजन किसने किया? तो इस सम्मेलन का आयोजन किया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि WHO और यूनिसेफ द्वारा किया गया था। ठीक है, मेन थीम क्या था इसका? तो मेन थीम था हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000। ठीक है, सन 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य सेवाएं मौजूद हों। ठीक है, क्लियर है? तो इसके ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से थे? तो इसके ऑब्जेक्टिव थे प्राइमरी हेल्थ केयर के असेंशियल हेल्थ केयर फॉर ऑल मतलब कि सब लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी जो है वो पार्टिसिपेट करे हेल्थ सेवाएं में। ठीक है, समानता का आधार मतलब कि इक्वालिटी, यूज ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। क्लियर है? तो प्राइमरी हेल्थ केयर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन, तो प्राइमरी हेल्थ केयर को फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया सन 1978 में से फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की अवधारणा कब आई? 1978 में। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। एल्मा एटा डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू, आत्मा अधा घोषणा किसे संबंधित है? तो एल्मा एटा डिक्लेरेशन संबंधित है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल से मतलब कि प्राइमरी हेल्थ केयर थे। ठीक है, एल्मा एटा डिक्लेरेशन सन 1978 में एक ऐतिहासिक घोषणा थी जिसमें हेल्थ फॉर ऑल मतलब सबके लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य तय किया गया था। इस घोषणा में यह कहा गया कि स्वास्थ्य मानव का मूल अधिकार है। ठीक है, हर व्यक्ति को प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए थी। क्लियर है? और किसने ऑर्गेनाइज किया था इसको? तो ऑर्गेनाइज करने वाला था WHO और यूनिसेफ। ठीक है, इसे कहाँ किया गया मतलब इसका प्लेस क्या था? एल्मा एटा काजाख्स्तान। ठीक है, कौन से सन में किया गया? तो 1978 में क्या किया गया? इसे ऐतिहासिक घोषणा की गई मतलब कि एल्मा एटा डिक्लेरेशन 1978 में एक ऐतिहासिक घोषणा हुई थी। ठीक है, क्लियर है? तो नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द स्कल मतलब खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो स्कल में कुल 22 बोन्स होते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन स्कल में कुल 22 हड्डियां होती हैं। इनमें से जो कुछ हड्डियां होती हैं ना वो इमूवेबल होती है और एक जो होती है वो मूवेबल होती है। यानी कि जो हमारा जो लोअर जॉय का जो हिस्सा होता है ना, जहाँ पे चीन जिसको बोलते हैं लोअर जॉय, जहाँ पे टीथ वगैरह लोअर जो मैंडिबल एरिया होता है ना, वो क्या होता है हमारा, वो मूवेबल होता है। ठीक है, और जो बाकी की जो हड्डियां होती है, जो कुछ हड्डियां होती है क्या होता है, इमूवेबल होती हैं। ठीक है, ओनली वन हड्डी जो होती है कहती है मूवेबल होती है, यानी कि निचला जबड़ा जो जिसे बोलते हैं लोअर जॉय मैंडिबल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारी जो क्रेनियल हड्डी जो अब जो 22 हड्डियाँ है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जो क्रेनियल बोन्स होती है ना वो 8 क्रेनियल बोन होगी। ठीक है, और जो फेशियल बोन होगा उसमें कितने फेशियल बोन होंगे? तो हमारी जो फेशियल मतलब जो चेहरे की हड्डियाँ होती है वो 14 जो होती है वो फेशियल बोन होता है मतलब कि चेहरे की हड्डियाँ होती है, और जो 8 होता है वो क्रेनियल बोन यानी कि मस्तिष्क की हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, तो जो इससे टोटल मिला के कितनी हड्डी होगी? तो टोटल मिला के हमारे पास 22 जो हमारी ये जो स्कल बोन होगी, 14 जो होगी वो फेशियल बोन होगी और 8 जो होगी वो क्रेनियल बोन्स होगी। क्लियर है? तो इसका फंक्शन क्या रहेगा? ब्रेन को क्या करता है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, चेहरे का आकार बनाता है।
ठीक है। जो बोलने में चबाने में मदद करता है वो जो बताया ना मैंने अभी, जो मूवेबल होता है, तो मूवेबल कौन सा है, तो मूवेबल हमारा है, मूवेबल हड्डी कौन सी होती है, तो उससे क्या बोलते हैं, जो लोअर जॉय में होते हैं, ठीक है, मैंडिबल होता है। तो वही जो होता है ना, जो लोअर जॉय में जो रहता है वो हमारे बोलने में चबाने में मदद करता है, जो ओनली मूवेबल जॉइंट होता है। मूवेबल क्या करता है, मूवेबल बोन होता है। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। विच हार्मोन रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, कौन सा हार्मोन ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, तो ब्लड शुगर को रेगुलेट करने वाला हार्मोन होता है आंसर नंबर बी, इंसुलिन। तो इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो पेनक्रियाज की बीटा सेल द्वारा क्या होता है, सिक्रीट होता है, स्त्रावित होता है, ठीक है। ये रक्त में क्या मतलब कि जो ब्लड में क्या करता है, ब्लड में शर्करा मतलब कि ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, वो नियंत्रित करता है, ठीक है। तो मेन फंक्शन क्या होता है इंसुलिन का, ब्लड में अगर अधिक शर्करा होने पर, ठीक है, शर्करा होने पर उनसे क्या करता है, कोशिकाओं में प्रवेश कराता है और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर लीवर में इकट्ठा करता है, ठीक है, मतलब कि स्टोर करता है, ठीक है। अगर बॉडी में इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो गई तो क्या होगा, डायबिटीज मेलाइटस को कॉज करेगा। समझ आया ना आप लोग को। तो विच हार्मोन रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, तो रक्त में शर्करा के स्तर को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है, तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, इंसुलिन। क्लियर है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। ए पर्सन हैविंग 46 क्रोमोसोम इज, मतलब जिस व्यक्ति में 46 गुणसूत्र होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, जो 46 गुणसूत्र होते हैं आंसर बी, वो नॉर्मल ह्यूमन होते हैं। मतलब कि एक मनुष्य में, एक नॉर्मल ह्यूमन में कुल 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। जो 23 क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होता है, मतलब कि पुरुष के मतलब कि पिता के स्पर्म में होते हैं, और जो 23 क्रोमोसोम होता है वो माता के मतलब कि मदर के ओवम में होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो 40 टोटल कितने क्रोमोसोम होंगे, तो टोटल जो होते हैं वो 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। 26 जो क्रोमोसोम वो फादर के स्पर्म में होते हैं और 23 जो क्रोमोसोम होते हैं वो मदर के ओवम में होते हैं। इस प्रकार कुल संख्या 20 + 20 46 होते हैं, मतलब कि 20 जो होते हैं वो पेयर में होते हैं। क्लियर है। तो इसमें क्या होता है, जो 22 पेयर में होते हैं ना उसे ऑटोजोम मतलब कि स्वतंत्र गुणसूत्र कहते हैं, और जो 1 पेयर मतलब कि जो सेक्स क्रोमोजोम होते हैं वो लिंग निर्धारण करते हैं कि वो सेक्स मेल है या फीमेल है। तो 1 पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोजोम होते हैं, और जो 22 होते हैं वो ऑटोजोम होते हैं, ठीक है। तो मेल में XY क्रोमोजोम होता है और फीमेल में XX क्रोमोजोम होता है। क्लियर है। तो इसलिए 46 जो क्रोमोसोम होना सामान्य मानव मतलब कि नॉर्मल ह्यूमन के लक्षण है। तो जो 23 होते हैं वो पिता के स्पर्म में होते हैं और 23 जो होता है वो मदर के ओवम में होते हैं। इतना समझ आया ना आप लोग को। तो जो 22 होते हैं वो पेयर में होते हैं, जिसे ऑटोजोम मतलब कि स्वतंत्र गुणसूत्र होते हैं, और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होते हैं मतलब कि लिंग निर्धारण करते हैं, ठीक है। तो मेल में क्या होगा, मेल में XY क्रोमोसोम होगा और फीमेल में XX क्रोमोसोम होगा। इतना समझ आया आप लोग को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69। विच टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट शुगर इन यूरिन, मूत्र में शर्करा की जांच करने के लिए कौन सी शर्करा की जांच के लिए कौन सी जांच की जाती है, तो इसका आंसर नंबर ए, बेंडिक टेस्ट, ठीक है। तो ये जो बेंडिक टेस्ट होता है वो क्या करता है, यूरिन में ग्लूकोज मतलब कि यूरिन में शुगर की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसमें बेंडिट रेगमेंट को यूरिन के नमूने के साथ क्या आता है, गर्म किया जाता है, ठीक है। तो यदि क्या होता है, यदि यूरिन में यूरिन में क्या होता है, अगर शर्करा मतलब कि जो शुगर होती है तो क्या होता है, घोल का रंग क्या हो जाएगा, नीले से नारंगी बदल जाएगा, मतलब कि ब्लू से ऑरेंज या रेड में बदल जाता है। यदि इसमें शर्करा नहीं है तो रंग नहीं बदलता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो इलाइजा मैंने बताया, इसमें जो ऑप्शन दिया है ना इलाइजा, तो मैं बताया था ना, इलाइजा जो होता है स्क्रीनिंग टेस्ट होता है HIV के लिए, ठीक है। विडाल क्या होगा, टाइफाइड के लिए होगा, और VDRL जो दिया है ना, VDRL ऑप्शन में जो डी दिया है ना, VDRL वो सेफिल्स के लिए किया जाता है। तो क्लियर है। तो विच टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट शुगर इन यूरिन, तो इसका आंसर आएगा यूरिन में, तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर नंबर ए, बेंडिट टेस्ट, ठीक है। अगर यूरिन में क्या कहते हैं शुगर मौजूद है, ठीक है, तो घोल का रंग क्या आ जाएगा, घोल का रंग नीले से नारंगी मतलब कि नारंगी लाल, या फिर घोल का जो रंग नीला है, ठीक है, ब्लू है, तो ब्लू से क्या हो जाएगा, वो ऑरेंज या रेड में बदल जाएगा। अगर यूरिन में शुगर नहीं है तो रंग नहीं बदलेगा। इतना क्लियर है, समझ आया आप लोग को। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर क्या आएगा, कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो इसका आंसर आएगा आंसर नंबर ए, बेंडिट टेस्ट। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। विच विटामिन हेल्प इन कैल्शियम ऑब्जॉर्प्शन,
कैल्शियम के अवशोषण में कौन सा विटामिन सहायक है? मैंने पहले भी बताया था ना थोड़ी देर पहले कि कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में कौन सा विटामिन हेल्प करेगा, तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, विटामिन डी। विटामिन डी क्या करता है? शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस को क्या करता है? ऑब्जॉर्व करता है, मतलब कि अवशोषण करने में मदद करता है, और जो हड्डियों को और दांतों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक होता है। क्लियर है? इसका सोर्सेस आपको पता है आप लोग को, सनलाइट इसका सोर्सेस है, फिश ऑयल है ना, किस में होता है? एग यॉक में होता है, अंडा में होता है, दूध में होता है, डेयरी उत्पाद में होता है। क्लियर है? अगर इसकी कमी हो गई तो रिकेट्स होगा चिल्ड्रंस में। ठीक है, चिल्ड्रंस में अगर इसकी कमी हो गई तो रिकेट्स को कॉज करेगा। अगर एडल्ट के में अगर विटामिन डी की कमी हुई तो ऑस्टियोमलेशिया को क्रॉस करेगा, मतलब कि इसके हड्डियों में दर्द रहेगा और कमजोरी रहेगी। क्लियर है? नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या आएगा? विच विटामिन हेल्प इन कैल्शियम ऑब्जॉर्प्शन? तो इसका आंसर आएगा आंसर नंबर बी, विटामिन डी। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ, 71 की तरफ। विच वैक्सीन इज गिवन एट 5 ईयर ऑफ एज? 5 वर्ष की उम्र में कौन सा टीका दिया जाता है? तो 5 वर्ष की उम्र में डीपीटी का बूस्टर डोज दिया जाता है। ठीक है, तो डीपीटी वैक्सीन बच्चों को 3 बीमारियों से रक्षा करती है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टीटनस से। इसका शेड्यूल कैसे दिया जाता है? तो इसको पहली खुराक 6 हफ्ते मतलब कि 6 वीक में दिया जाता है, 10 वीक में दिया जाता है और 14 वीक में दिया जाता है। बूस्टर का जो डोज होता है वो 16 से 24 में पहला बूस्टर डोज दिया जाता है। याद रखना, 16 से लेके 24 मंथ में पहला बूस्टर डोज दिया जाता है और सेकेंड बूस्टर डोज को 5 वर्ष की आयु में दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है? समझ आया आप लोग को? तो विच वैक्सीन इज गिवन एट 5 ईयर्स ऑफ एज? 5 वर्ष की उम्र में कौन सा टीका दिया जाता है? तो इसका आंसर आएगा डीपीटी बूस्टर डोज। क्लियर है? नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। पार्ट ऑफ ब्रेन दैट मेंटेन बैलेंस, संतुलन बनाए रखने वाला मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो संतुलन बनाए रखता है? तो इसका आंसर आएगा आंसर नंबर बी, सेरिबेलम। ठीक है, तो जो सेरिबेलम होता है वो मस्तिष्क का वह भाग है जो शरीर का बैलेंस बनाए रखता है और मस्कुलर कोऑर्डिनेशन मतलब कि मांसपेशियों के समन्वय को नियंत्रित करता है और हमारी पोस्चर को स्थिर रखता है, मतलब कि हमारी जो शारीरिक स्थिति होता है ना उसको क्या करता है? स्थिर रखता है। ठीक है, तो सेरिबेलम का क्या क्या काम है? तो सेरिबेलम क्या करता है? बैलेंस बना के रखता है, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन में नियंत्रित करता है और पोस्चर को मेंटेन करता है, मतलब कि शारीरिक स्थिति को मेंटेन करता है। ठीक है, तो सेरिबेलम जो होता है वो कहाँ होता है? सो सेरिबेलम जो होता है ना वो मस्तिष्क के पिछले हिस्से मतलब कि बैक साइड में सेरिबेलम के नीचे स्थित होता है। ठीक है, तो सेरिबेलम कहाँ होता है? सेरिबेलम जो होता है वो मस्तिष्क मतलब कि हमारे ब्रेन के पिछले हिस्से मतलब कि बैक साइड के सेरिबेलम के नीचे स्थित होता है। ठीक है, और इसमें जो ऑप्शन दिया है ना सेरिबेलम जो होता है वो क्या करता है? सोचने में, समझने में और निर्णय लेने में मदद करता है। क्लियर है? लेने का केंद्र होता है। ठीक है, और इसमें जो मेडुला ऑब्लांगेटा दिया है ना, मेडुला ऑब्लांगेटा हार्ट की, हृदय की धड़कन, श्वसन आदि को नियंत्रित करता है, मतलब कि हार्ट रेट को, है ना, हमारे रेस्पिरेशन को कौन नियंत्रित करता है? तो आंसर आएगा मेडुला ऑब्लांगेटा। और जो पोन्स होता है वो नर्व सिग्नल को मस्तिष्क और मेरुदंड के बीच भेजता है। ठीक है, उनके बीच भेजता है। तो पोन्स क्या करेगा? पोन्स जो है वो नर्व, हमारे जो नर्व होते हैं उसको सिग्नल देता है। सिग्नल कहाँ देता है? हमारे ब्रेन से हमारे मेरुदंड के बीच भेजता है। क्लियर है? तो हम जो इसमें दिया है ना, द पार्ट ऑफ ब्रेन दैट मेंटेन बैलेंस, तो संतुलन बनाए रखने वाला मस्तिष्क का कौन सा भाग है? तो संतुलन, पोस्चर और बैलेंस और मस्कुलर कोऑर्डिनेशन कौन करता है? तो इसका आंसर आएगा सेरिबेलम। क्लियर है? नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। हाउ मेनी पेयर ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी? तो मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं? तो मानव जोड़ी में कुल 12 पेयर की जोड़ियां होती हैं। ठीक है, मतलब कि 22 पसलियां होती हैं, दोनों क्या होती है? पेयर में रहती हैं। तो मानव शरीर में कुल 12 जोड़ी पसलियां होती है, मतलब कि 24 पसलियां होती हैं। ठीक है, ये जो पसलियां होती है ना हमारे थोरैक्स को घेरे रखती है, मतलब हमारी छाती को क्या करती है? वो घेरे रखती है। और हमारा दिल और फेफड़ा इससे क्या होता है? सुरक्षित रहते हैं। किससे सुरक्षित रहते हैं? हमारे जो हार्ट है, हमारे जो लंग्स रहते हैं, इसके ऊपर क्या रहता है? उसके ऊपर ना क्या रहते हैं? पसलियां होती है, बोलते हैं ना पसले, मतलब कि जो क्या बोलते हैं जो रिब्स होता है ना, वो जो रिब्स क्या होते हैं? हमारे हार्ट को, हमारे लंग्स को क्या करता है? घेर के क्या करता है? उसको प्रोटेक्ट करती है। तो टोटल कुल 12 पेयर में होती है। ठीक है, तो क्या होती है? वो जो उसमें ना क्या 3 टाइप के पेयर होती है।
ठीक है। तो ट्रू रिप्स होती है, मतलब कि क्या बोलते हैं, ट्रू, जिसमें जो ट्रू रिप्स होती है इसमें क्या होती है, 7 पेयर होती है, ठीक है। जो डायरेक्टली क्या होती है, जो डायरेक्टली अटैच रहती है स्टर्नम से, ठीक है। इसमें जो ट्रू रिप्स होती है जो 7 पेयर में होती है वो डायरेक्टली अटैच रहती है हमारे स्टर्नम से, ठीक है। और जो फॉल्स रिब होती है, अगली जो 3 जोड़ी होती है, मतलब जो इनडायरेक्टली अटैच रहती है, ठीक है। और फ्लोटिंग रिब्स, जिसे क्या बोलते हैं, तैरती पसलियाँ, जो अंतिम जो जोड़ी रहती है वो नॉट अटैच रहती है स्टर्नम से, क्या होती है, वो अटैच नहीं रहती हैं। तो टोटल 3 टाइप की रिब्स होती है, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। तो टोटल मिला के हमारे पास 24 रिब्स होते हैं, मतलब कि 12 पेयर्स में रिब्स होते हैं, जो हमारे हार्ट को और हमारे लंग्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। क्लियर समझ आया आप लोग को। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। विच ग्लैंड कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है, तो इसका आंसर आएगा आंसर नंबर ए, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या करता है, शरीर को थायराइड ग्लैंड क्या करता है, शरीर की मेटाबॉलिक रेट, यानी कि शरीर में होने वाली जो केमिकल रिएक्शन होता है ना, उसको क्या करता है, वो नियंत्रित करती है, ठीक है। तो इसके जो मेन हार्मोन होते हैं T4 और T3 होते हैं, ठीक है। अगर बॉडी में क्या होगा, तो जो T4 और T3, अगर बच्चों में थायरोक्सिन की कमी हो गई, ठीक है, T4 मतलब कि थायरोक्सिन, ठीक है, अगर बच्चों में T4 की कमी होगी तो बच्चों को क्रिटिनिज्म, ठीक है, क्रिटिनिज्म यानी कि बौना और मंद बुद्धि विकास, जो बौना बच्चे होते हैं ना, बौने जो बच्चे होते हैं वो क्यों होते हैं, क्योंकि बच्चों में जो बच्चों में थायरोक्सिन मतलब कि T4 की कमी की वजह से, जैसे क्या होते हैं, क्रिटिनिज्म, ठीक है, क्रिटिनिज्म कहा जाता है मतलब कि बौनापन। और बच्चे जो वयस्क रहते हैं, अगर वयस्कों में थायरोक्सिन की कमी होगी तो क्या होता है, मैक्सिडेमा को कॉज करता है, मतलब कि वजन बढ़ना, वजन इसका करता है, बहुत ज़्यादा वजन बढ़ता है और सुस्ती लगती है। तो अगर थायरोक्सिन की कमी हो गई वयस्कों में तो मैक्सिडेमा को कॉज करता है, अगर बच्चों में कमी हो गई तो क्रिटिनिज्म को कॉज करते हैं, यानी कि बौना, जो बच्चे बोलते हैं ना, ये बौना है करके, तो क्यों कॉज करता है, वो थायरोक्सिन की कमी से होता है, जैसे क्या बोलते हैं, बौना को क्या बोलते हैं, क्रिटिनिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो जो थायराइड ग्लैंड, ठीक है, तो ये जो थायराइड ग्लैंड होता है ना, वो कहाँ होता है, तो थायराइड ग्लैंड होता है गर्दन के आगे, मतलब हमारे टक्के के पास स्थित होता है। क्लियर है। तो जो कहते हैं विच ग्लैंड कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है, तो मेटाबॉलिज्म को आंसर नंबर ए, थायराइड ग्लैंड कंट्रोल करती है। और थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है, तो थायराइड ग्लैंड हमारे गर्दन के आगे, मतलब कि ट्रक्के के पास स्थित होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। विच हार्मोन नोन एज द मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि यह शरीर की अन्य सभी इंडोक्राइन ग्लैंड जैसे कि थायराइड, एडिनल, गोनाइड आदि को क्या करता है, वो नियंत्रित करता है, ठीक है। ये कहाँ होता है, तो ये हमारे मस्तिष्क के आधार, मतलब कि बेस ऑफ ब्रेन में स्थित होता है, ठीक है। मास्टर ग्लैंड कहाँ होता है, तो हमारे ब्रेन के मस्तिष्क के आधार पर, मतलब कि बेस ऑफ ब्रेन में स्थित होता है, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन का स्त्राव करता है, जैसे कि अन्य ग्लैंड जैसे कि थायराइड, एडिनल, गोनाड्स को क्या करता है, वो नियंत्रित करता है, ठीक है। हमारे वाटर बैलेंस बनाए रखता है ना, जैसे कि एडीएच हार्मोन, इसलिए इसे क्या करते हैं, मास्टर ग्लैंड ऑफ द इंडोक्राइन सिस्टम भी कहा जाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछे अगर कि मास्टर ग्लैंड ऑफ द इंडोक्राइन सिस्टम किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर है। तो विच नोन एज द मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर आएगा आंसर नंबर ए, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मलेरिया, मलेरिया की उष्मायन अवधि कितनी होती है, तो मलेरिया का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, तो इसका आंसर आएगा आंसर नंबर ए, 7 to 10 डेज, ठीक है। तो मलेरिया का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होगा, इसका आंसर आएगा आंसर नंबर ए, 7 to 10 डेज, ठीक है। मतलब इंक्यूबेशन पीरियड मतलब मैं आप लोग को समझा चुका है, ठीक है। और जो इसमें जो मलेरिया के जो टाइप्स होते हैं ना, मलेरिया जो मॉस्किटो होते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो के बाइट करने से होता है, ठीक है। उसमें जो एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड है प्लाज्मोडियम विवैक्स का, तो प्लाज्मोडियम विवैक्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, 10 से 14 दिन का होता है। और प्लाज्मोडियम फैल्सिपरम का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, तो प्लाज्मोडियम फैल्सिपरम का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 7 to 10 डेज, जो मलेरिया को कॉज करता है, ठीक है। और प्लाज्मोडियम जो मलेरिया है वो 18 to 30 डेज का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। क्लियर समझ आया आप लोग को। तो प्लाज्मोडियम विवैक्स का 10 से 14 दिन होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपरम का 7 से 10 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, और प्लाज्मोडियम मलेरिया का जो होता है वो 18 से 30 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। क्लियर है। तो नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। विच विटामिन इज डिस्ट्रॉय बाय हीट,
कौन सा विटामिन गर्मी से नष्ट हो जाता है? तो कौन सा विटामिन गर्मी से नष्ट हो जाता है? तो इसका आंसर आएगा आंसर नंबर ए, विटामिन सी। विटामिन सी को अस्कॉर्बिक एसिड, ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, विटामिन सी क्या है? विटामिन सी को अस्कॉर्बिक एसिड और वाटर सॉल्युबल विटामिन भी कहा जाता है। द नॉर्मल हार्ट साउंड इज, हृदय की सामान्य ध्वनि, हृदय की सामान्य ध्वनि कैसे रहती है? आंसर नंबर ए, लब और डब। ठीक है, जब हमारा हार्ट क्या करता है? बीट करता है, धड़कता है, तो दो विशिष्ट ध्वनियां सुनाई देती है, जिसे क्या बोलते हैं? लब और डब। क्या होता है जब हमारा हार्ट क्या करता है? हार्ट का जो वॉल्व के खुलने और ये बंद होने से क्या होती है? जो ध्वनि सुनाई देती है उसे क्या बोलते हैं? लब और डब कहा जाता है। ठीक है, तो जो नॉर्मल हार्ट साउंड होता है, जो रेगुलर रिदम होता है, वो कैसा आता है? लब डब ऐसा सुनाई देता है। ये क्या है? रेगुलर रिदम होता है। यदि कोई अतिरिक्त या असामान्य जो अतिरिक्त या असामान्य ध्वनि सुनाई देती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हार्ट मरमर कहा जाता है। ठीक है, अगर इसमें कोई ध्वनि, अगर लबडब के बाद, अगर लबडब के साथ अगर कोई दूसरी ध्वनि सुनाई देती है, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे हार्ट मरमर कहा जाता है, मतलब कि हृदय शोर कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। ए प्रेग्नेंट वुमेन शुड रिसीव हाउ मेनी टीटी इंजेक्शन, गर्भवती महिलाओं को कितने टीटी इंजेक्शन लेने चाहिए? तो गर्भवती महिलाओं को 2 टीटी इंजेक्शन लगना चाहिए। ठीक है, टिटनेस का जो इंजेक्शन होता है ना, वो नवजात शिशु को और माँ को दोनों का करता है, सुरक्षा के लिए दिया जाता है। ठीक है, नवजात शिशु दोनों की सुरक्षा के लिए दिया जाता है। इसका जो पहला टीका होता है वो गर्भावस्था की पहली विजिट पर लगाया जाता है। ठीक है, मतलब गर्भावस्था की जैसी आरंभ हुआ उसकी पहली विजिट में क्या करते हैं? इसको लगाया जाता है। और दूसरे टीकों को पहले टीके की जस्ट 4 वीक के बाद लगाया, मतलब कि 4 वीक के बाद उसे लगाया जाता है। तो पहला जो टीका रहता है ना, उसको पहली विजिट में लगाया जाता है, फर्स्ट विजिट में। उसके दूसरे टीकों को उसके पहले टीके के जस्ट 4 वीक में लगाया जाता है। क्लियर है? और यदि कोई महिला, मतलब कि अगर जो यदि महिला क्या होता है, पिछली गर्भावस्था से पहले 3 साल के भीतर अगर 2 टीके लग चुके हैं तो केवल एक बूस्टर डोज उसे मिलेगा। ठीक है, उसे एक बूस्टर डोज दिया जाता है। तो पर्पस क्या रहता है इसका? प्रसव के दौरान संक्रमण से सुरक्षा रहता है और नवजात शिशु को टिटनेस से बचाव करता है। इसलिए प्रेग्नेंट वुमन को रिसीव करना, मतलब प्रेग्नेंट वुमन को कुल 2 क्या कहते हैं, 2 टिटनेस इंजेक्शन देना चाहिए। ठीक है, तो पहला इंजेक्शन कब देना चाहिए? तो पहला इंजेक्शन को गर्भावस्था के आरंभ, मतलब कि पहली विजिट में देना चाहिए, और दूसरे टीके को पहली टीके के जस्ट 4 वीक बाद देना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। वन आंगनबाड़ी वर्कर कवर ए पॉपुलेशन ऑफ, मतलब कि एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कितनी जनसंख्या को कवर करती है? तो एक आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता होती है, आंसर नंबर बी, 1000 पॉपुलेशन को कवर करती है। ठीक है, तो आंगनबाड़ी जो वर्कर होती है, जिसे महिला एंड बाल विकास मंत्रालय, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत कार्य करती है। ठीक है, तो जो आंगनबाड़ी वर्कर किसके अंतर्गत आती है? तो ICDS के अंतर्गत काम करती है। ठीक है, तो इसका जो पॉपुलेशन कवरेज है वो प्लेन एरिया, मतलब कि सामान्य क्षेत्र में वो 1000 पॉपुलेशन पर एक आंगनबाड़ी केंद्र होता है। ठीक है, और हिली एंड ट्राइबल एरिया, मतलब कि जो डिफिकल्ट एरिया होता है जैसे कि पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्र में 700 जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी होता है। क्लियर है? तो प्लेन एरिया पर 1000 पॉपुलेशन, 1000 जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी रहता है। हिली, ट्राइबल और या पहाड़ी आदिवासी क्षेत्र में 700 जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र होता है। क्लियर है? तो वन आंगनबाड़ी वर्कर कवर ए पॉपुलेशन ऑफ 1000 ml, आंसर नंबर बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। शरीर के तापमान को मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? तो विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर? तो शरीर के विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, मतलब शरीर के तापमान को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर आएगा आंसर नंबर बी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है वो मस्तिष्क का एक छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है, जो बॉडी टेम्परेचर को, हमारी हंगर मतलब भूख को, प्यास को और नींद को, मतलब कि हंगर को, थ्रस्ट को, स्लीप को और हमारी इमोशन को कौन क्या करता है? वो नियंत्रित करता है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस एक क्या था? एक छोटा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है हमारे बॉडी टेम्परेचर को, हमारे हंगर को, थ्रस्ट मतलब होता है प्यास, ठीक है, हंगर मतलब होता है भूख, तो स्लीप को और इमोशन क्या करता है? वो नियंत्रित करता है। ठीक है, उसका मेन फंक्शन क्या है हाइपोथैलेमस का? तो शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर है, मतलब बोलते हैं थर्मोस्टेट बोलते हैं। वाटर बैलेंस करता है, हार्मोन को सिक्रीशन को नियंत्रित करता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के कार्य को भी नियंत्रित करता है। तो क्या बोल रहा है ये? तो जो ये कहाँ स्थित होता है हाइपोथैलेमस? तो हाइपोथैलेमस जो होता है वो मस्तिष्क के मध्य भाग, मतलब कि डाइसेफ्लॉन रीजन में स्थित होता है। क्लियर है? तो कहाँ होता है हाइपोथैलेमस? तो हाइपोथैलेमस होता है हमारे ब्रेन की बीच वाले
बीच वाले भाग में जैसे बोलते हैं डाइसेफ्लॉन रीजन में स्थित होता है। ठीक है, तो शरीर के तापमान को मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? तो शरीर के तापमान को मस्तिष्क का आंतरिक हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ फास्टिंग ब्लड शुगर? मतलब कि उपवास रक्त शर्करा का सामान्य स्तर क्या होता है? तो इसका आंसर आएगा, आंसर नंबर बी, 70 से 110 mg पर डे। ठीक है, मतलब कि जो फास्टिंग ब्लड शुगर का मतलब होता है जब व्यक्ति ने कम से कम 8 घंटे कुछ नहीं खाया हो तब उसके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को चेक किया जाता है। तो नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल जो ब्लड शुगर फास्टिंग होता है वो 70 से लेके 110 mg पर डे होता है। ठीक है, और जैसे कि प्री डायबिटिक मतलब कि जो बॉर्डर लाइन किसे बोलेंगे कि इसको प्री डायबिटिक कहते हैं, जो रहेगा बॉर्डर लाइन किसको बोलेंगे? तो 100 क्या होता है, 111 से 125 mg पर डे रहता है। ठीक है, और डायबिटिक किसको बोलेंगे? डायबिटिक बोलेंगे 126 mg पर डे या उससे अधिक को डायबिटिक कहा जाएगा। ठीक है, तो फास्टिंग ब्लड शुगर नॉर्मल कितना होता है? 70 से 110 mg पर डे होता है। और प्री डायबिटिक मतलब कि जो बॉर्डर लाइन होता है वो 111 से लेके कितना रहेगा? 125 mg पर डे रहेगा। और डायबिटिक किसे बोलेंगे? जब ब्लड शुगर 126 से अधिक होता है उसे क्या बोलेंगे? डायबिटिक कहते हैं। क्लियर है? तो यह टेस्ट जो होता है डायबिटिक मेलाइटस की पहचान के लिए किया जाता है। ठीक है, कि उसे डायबिटिक वगैरह तो नहीं है, इसकी पहचान के लिए किया जाता है। अगर ब्लड शुगर इंक्रीज हो जाता है, अगर ब्लड में ब्लड शुगर इंक्रीज हो जाता है उसे क्या बोलेंगे? हाइपरग्लाइसीमिया कहेंगे। ब्लड शुगर इंक्रीज को हाइपरग्लाइसीमिया कहेंगे और ब्लड शुगर डिक्रीज को हाइपोग्लाइसीमिया कहेंगे। क्लियर है? इसलिए ध्यान से सुनना इसको। ब्लड शुगर अगर बॉडी में इंक्रीज हो गया उसे हाइपरग्लाइसीमिया, अगर ब्लड शुगर बॉडी में कम हो गया उसे हाइपोग्लाइसीमिया कहेंगे। ठीक है, और इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? जो इंसुलिन होता है वो पेनक्रियास से सिक्रीट होता है। ये भी याद रखिएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में। तो इंसुलिन कहाँ से सिक्रीट होता है? तो इंसुलिन सिक्रीट होता है पेनक्रियास से। क्लियर है? नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। प्रोटीन इज डाइजेस्टेड इन, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है? तो प्रोटीन का पाचन शरीर के किस भाग में होता है? तो प्रोटीन का पाचन शरीर के स्टमक में होता है, मतलब कि अमाशय में होता है। ठीक है, प्रोटीन का आंसर नंबर 20 करेक्ट है। प्रोटीन का पाचन मुख्यतः स्टमक में होता है। यहाँ पर जो गैस्ट्रिक जूस क्या होता है? गैस्ट्रिक जूसी मत में उपस्थिति पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन के छोटे टुकड़ों को तोड़ती, जिसे क्या बोलते हैं? पेप्टाइड्स में तोड़ता है। ठीक है, मतलब कि तो इसलिए क्या बोलते हैं? तो प्रोटीन का पाचन शरीर किस भाग में होगा? स्टमक में होता है। स्टमक में क्या होता है? बॉडी गैस्ट्रिक जूसी प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक जूसी की उपस्थिति में जो पेप्सिन एंजाइम होता है ना वो प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, जिसे क्या बोलते हैं? पेप्टाइड कहा जाता है। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। ग्लैंड सिक्रीट ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन का स्त्राव कौन सी ग्रंथि करती है? तो ग्रोथ हार्मोन का जो स्त्राव है उसका आंसर नंबर बी, पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मैंने बताया ना, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि यह शरीर की अन्य जो ग्रंथियां होती है, ठीक है, अन्य जो ग्लैंड होते हैं जैसे कि थायराइड ग्लैंड, एडेनल ग्लैंड और गोनाड्स को भी क्या करती है? वो नियंत्रित करती है। ठीक है, तो यह ग्रोथ हार्मोन का स्त्राव करती है, ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करती है, जो शरीर की वृद्धि मतलब कि हमारे जो बॉडी की ग्रोथ में, हमारे ग्रोथ और टिश्यू के विकास में मदद करता है। क्लियर है? तो फंक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन है हड्डियों मांसपेशियों की वृद्धि करना, है ना, टिश्यू को क्या करना? रिपेयर करना, शरीर की जो ग्रोथ होता है, बॉडी में जो ग्रोथ होता है ना, डेवलपमेंट क्या करता है? नियंत्रित करता है। क्लियर है? तो विच ग्लैंड सिक्रेट ग्रोथ हार्मोन? तो कौन सी ग्रंथि ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेट करती है? तो इसका आंसर आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर है? अगर पिट्यूटरी ग्लैंड, अगर मान लो अगर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो गई तो डॉर्फिज्म को कॉज करेगा। डॉर्फिज्म मतलब कि जो ये रहेगा वो बोनर जिसे बोलते हैं बोनर टाइप का है। मतलब लोग देखना कुछ कुछ लोग कहते हैं एकदम हाइट कम रहती है, बॉनर टाइप के रहते हैं। वो क्यों होता है? उसमें ग्रोथ हार्मोन की कमी की वजह से होता है। तो जो बॉनर रहता है ना उसे डॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, डॉर्फिज्म कहते हैं। और अगर एक्सेस है, अगर ग्रोथ हार्मोन एक्सेस हो रहा है मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेस है तो उसे क्या बोलेंगे? गिगांटिज्म बोलेंगे, मतलब कि एक्रोमेगाली, गिगांटिज्म या एक्रोमेगाली मतलब कि असामान्य रूप से लंबा या बड़ा शरीर। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? गिगांटिज्म। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? अगर जीएच मतलब ग्रोथ हार्मोन अगर एक्सेस में हो रहा है इसे बोलेंगे एक्रोमेगाली, मतलब कि असामान्य रूप से लंबा या बड़ा शरीर।
क्लियर है। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, वो कहाँ होता है, इसका लोकेशन क्या है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो मस्तिष्क के आधार मतलब कि बेस ऑफ ब्रेन में स्थित होता है। ठीक है, बेस ऑफ ब्रेन में मतलब कि जो हमारा ब्रेन है ना उसके आधार मतलब कि बेस ऑफ द ब्रेन मतलब कि हाइपोथैलेमस के नीचे होता है। क्लियर है। तो विच ग्लैंड सीक्रेट ग्रोथ हार्मोन, तो इसका आंसर आएगा, आंसर भी पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, कौन सा विटामिन हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में, तो विटामिन के को क्लॉटिंग विटामिन भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यह प्रोथाम्बिन नामक प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है। ठीक है, जो विटामिन के होता है वो प्रोथाम्बिन नामक प्रोटीन के निर्माण में क्या करता है, वो मदद करता है, जो ब्लड क्लॉटिंग प्रक्रिया में आवश्यक होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ सोर्सेस क्या क्या होता है, हरी पत्तियाँ होती है, स्पैनिश होता है, कैबेज होता है, फिश ऑयल होता है, लीवर होता है, मिल्क होता है। ठीक है, तो ये सब है ना। और इसमें कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, तो 7th होता है, 9th होता है और 10th होता है। क्लियर है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। हाउ मैनी पेयर ऑफ क्रेनियन नर्व आर देयर इन ह्यूमन, मानव में क्रेनियन नर्व्स की कितनी जोड़ी होती है, तो मानव में क्रेनियन नर्व्स की टोटल 12 जोड़ियां होती है। ठीक है, तो टोटल क्रेनियल कितनी होती है, तो टोटल क्रेनियल नर्व जो होती है वो 12 पेयर में होती है। ठीक है, क्रेनियल नर्व ना वे नर्व होती है जो हमारे ब्रेन से निकलती है और सिर, गर्दन और चेहरे के भागों को क्या करती है, वो नियंत्रित करती है। ठीक है, तो क्रेनियल नर्व कहाँ से निकलती है, क्रेनियल नर्व वो नर्व होती है जो हमारे ब्रेन से निकलती है और हमारे हेड को, हमारे नेक को और हमारे चेहरे के भागों क्या करती है, वो नियंत्रित करती है मतलब कंट्रोल करती है। ठीक है, तो मानव शरीर में कुल 12 पेयर में क्रेनियल नर्व्स होती है। ठीक है, लिस्ट ऑफ कौन कौन से क्रेनियल नर्व होती है, तो पहली होती है ऑल्फैक्टरी नर्व होती है जो स्मेल करने में हमारी हेल्प करती है। सेकंड होती है ऑप्टिक नर्व होती है जो विजन के लिए होती है। थर्ड होती है ऑकुलोमोटर नर्व जो हमारे आई को मूवमेंट ऐसे इधर उधर करते हैं ना अपनी आईज को, उसमें हेल्प करती है ऑकुलोमोटर नर्व। फोर्थ होती है ट्रोक्लियर नर्व जो आई मूवमेंट में हेल्प करती है। फिफ्थ होता है ट्रांजमिनल नर्व जो फेस सेंसेशन, चुइंग हम लोग चबाते हैं ना, वो कौन सी नर्व करती है, ट्राइजमिनल नर्व करती है। ठीक है, 6 होता है अब्डुसेंस नर्व जो हमारे आई मूवमेंट में भी हेल्प करती है। 7 होता है फेशियल नर्व जो जैसे हम फेशियल का एक्सप्रेशन करते हैं, टेस्ट लेते हैं, उसमें फेशियल नर्व मदद करती है। 8 होता है वेस्टिबुलो ऑकुलर नर्व जो हियरिंग एंड बैलेंस में मदद करती है। 9 होता है ग्लासोफरेंगर नर्व जो टेस्ट में और सोलोइंग में हेल्प करती है। ठीक है, और 10th होता है वेगस नर्व जो हार्ट को कौन कंट्रोल करता है, तो कंट्रोल ऑफ द हार्ट वेगस नर्व करता है, लंग में डाइजेशन में हेल्प करती है। ठीक है, ऐसे 11th होता है एसेसरी नर्व जो नेक और शोल्डर को मूवमेंट करती है। और 12 होता है हाइपोग्लॉसल नर्व जो हमारे टंग के मूवमेंट में हेल्प करती है। इसे टोटल कितने नर्व होती है, तो टोटल जो नर्व होती है क्रेनियल वो 12 पेयर में होती है। ठीक है, मैंने बताया ना कौन कौन से 12 नर्व होती है, तो ये होती है, तो मानव क्रेनियल नर्व में कितनी जोड़ियां होती है, तो मानव क्रेनियल नर्व में 12 पेयर में होती है मतलब कि टोटल 24 नर्व्स होती है। ठीक है, जो 12 पेयर में होती है। क्लियर है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से ग्वाइटर जिसे क्या होता है गलगंड कहा जाता है मतलब कि ग्वाइटर होता है। आयोडीन एक महत्वपूर्ण मिनरल्स है जो थायराइड ग्लैंड के लिए आवश्यक होता है। यदि यह ग्रंथि क्या करता है, ये जो ग्रंथि होती है ना मतलब जो थायराइड ग्लैंड होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को क्या करती है, वो नियंत्रित मतलब कि कंट्रोल करती है। अगर बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई या लेस थायरोक्सिन हार्मोन हो गया तो क्या होगा, जो हमारा नेक होता है ना उसमें स्वेलिंग आ जाएगा जिसे क्या बोलेंगे ग्वाइटर कहा जाता है। क्लियर है। तो इसके लिए क्या करना है, आयोडाइजेड साल्ट मतलब कि आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करना है। क्लियर समझ आया आप लोग को। तो विच डिजीज कॉज बाय लैक ऑफ आयोडीन, तो इसका आंसर आएगा आंसर नंबर ए ग्वाइटर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। हाउ मैनी बोन्स फ्रॉम द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, कशेरुका स्तंभ में कितनी हड्डियां होती हैं, तो हाउ मैनी बोन्स फ्रॉम द वर्टिब्रल कॉलम, तो वर्टिब्रल कॉलम में कुल कितनी हड्डियां होती है, तो इसका आंसर आएगा आंसर नंबर ए 26 बोन होते हैं मतलब कि 26 हड्डियां होती है। ठीक है, तो मानव शरीर की जो वर्टिब्रल कॉलम मतलब कि जो हमारा स्पाइनल होता है ना, स्पाइनल कॉलम मतलब कि जो रीढ़ की हड्डी जिसे बोलते हैं वो शरीर का सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट होता है जो हमारे सिर से लेकर कमर तक फैली होती है। ठीक है,
तो इस जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड की क्या करती है, वो रक्षा करती है। ठीक है, तो जो टोटल वर्टिब्रा इन एडल्ट ह्यूमन में, टोटल जो वर्टिब्रा होती है एडल्ट फीमेल में वो 26 बोन होती हैं। ठीक है, तो डिवीजन जब करते हैं ना वर्टिब्रा कॉलम को, तो सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी होती है, मतलब कि गर्दन की जो हड्डियां होती हैं, ठीक है, सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी होती है, 7 होती है। जो छाती की हड्डियां होती है, मतलब जिसे क्या बोलते हैं, थोरेसिक वर्टिब्रा, तो थोरेसिक वर्टिब्रा जो होती है वो 12 होती है। लंबर वर्टिब्रा जिसे क्या बोलते हैं, कमर की जो हड्डियां होती है ना, वो 5 होती है। ठीक है, सैक्रम कितनी होती है, सैक्रम 1 होती है, मतलब जो 5 फ्यूज्ड बोन से मिलकर बना होता है, इसे सैक्रम बोलते हैं। ठीक है, और 5वीं होती है कॉकिक्स, जो कॉकिक्स होती है 1 होती है, जो 4 फ्यूज्ड बोन से मिलकर बना होता है। क्लियर है, तो अगर सबको मिलाएंगे, सर्वाइकल वर्टिब्रा का 7 हो गया, थोरेसिक वर्टिब्रा का 12 हो गया, लंबर वर्टिब्रा का 5 हो गया, सैक्रम का 1 और कॉकिक्स का 1, तो सब मिलके क्या बनेगा, 26 वर्टिब्रल कॉलम बनेगा। ठीक है, तो जो हमारा क्या बोल रहा है, जो वर्टिब्रल कॉलम कितने होंगे, तो टोटल वर्टिब्रल कॉलम 26 हड्डियां होंगी। ठीक है, जो क्या करता है, हमारे बॉडी को सीधे रखने में मदद करता है। ठीक है, झुकने में, घूमने में क्या करता है, क्षमता प्रदान करता है। क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर क्लियर है आप लोग को। हाउ मेनी बोन्स फ्रॉम द वर्टिब्रल कॉलम, आंसर ए 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, विच डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय एडिस मॉस्किटो, कौन सा डिजीज एडिस मॉस्किटो से फैलता है। तो एडिस मॉस्किटो कौन से रोग फैलाते हैं, तो इसका आंसर आएगा आंसर नंबर बी, डेंगू। ठीक है, डेंगू क्या होता है, डेंगू एक वायरल डिजीज है जो एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलती है। क्लियर है, यह क्या होता है, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, तो इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है डेंगू वायरस, मतलब कि थैलवी वायरस ग्रुप के बिलोंग करता है ये डेंगू वायरस। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका आप लोगों को तो प्रिवेंटेशन वगैरह पता है, इसका कैसे करना है ना, मच्छरों को प्रजनन से स्थल पर रखना है, मतलब जब पानी जहाँ जमा होता है वहाँ पानी जमा नहीं होने देना है। ठीक है, मच्छरदानी का उपयोग करना है। तो जो अदर मॉस्किटोज होते हैं ना, अदर मॉस्किटो बॉर्न डिजीज जैसे कि एनाफिलस, ठीक है, एनाफिलस क्या फैलाते हैं, मलेरिया फैलाते हैं। और जो कुलेक्स होता है, जो फाइलेरियासिस दिया है ना, तो कुलेक्स क्या फैलाते हैं, फाइलेरियासिस फैलाते हैं। ठीक है, मलेरिया किससे होगा, तो मलेरिया जो होगा वो क्या होता है, एनाफिलस मॉस्किटो के बाइट से होगा। ठीक है, जो फाइलेरियासिस होगा वो कुलेक्स मच्छर की वजह से होगा। ठीक है, और जो डेंगू है वो एडिस इजिप्टी, डेंगू और चिकनगुनिया जो है वो एडिस इजिप्टी मच्छर के ट्रांसमिटर मच्छर के काटने से होगा। ठीक है, तो क्लियर समझ आया आप लोग को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। आप लोग को पीडीएफ चाहिए रहेगा एएनएम और एमपीडब्ल्यू का सिलेबस वाइज, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट पे सिलेबस चाहिए करके लिख देना, मैं अपना कांटेक्ट नंबर यहाँ पे सेंड कर दूंगी। तो ये जो सिलेबस है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये सारे आपके एग्जाम पैटर्न के, आपके जो CG व्यापम के जो सिलेबस दिया है ना, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपके क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर किया है विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो आप लोग अगर चाहिए रहेगा सिलेबस, चाहिए रहेगा आप लोग को पीडीएफ, मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। विच पार्ट ऑफ ईयर हेल्प इन मेंटेनिंग बैलेंस, कान का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। तो कान का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, तो इसका आंसर आएगा आंसर नंबर बी, सेमी सर्कुलर कैनाल। ठीक है, तो कान का कार्य केवल सुनना या हीरिंग नहीं है, बल्कि क्या करना है, बैलेंस बनाना रखना है। ठीक है, यह कार्य कौन करता है, तो यह कार्य करता है इनर ईयर के सेमी सर्कुलर कैनाल द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो समझ आया ना आप लोग को। तो विच पार्ट ऑफ ईयर हेल्प इन मेंटेनिंग बैलेंस, तो इसका आंसर आएगा आंसर भी सेमी सर्कुलर कैनाल होता है। तो जो स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर्स होते हैं ना, 3 पार्ट होते हैं इसके, आउटर ईयर होता है, मिडिल ईयर होता है और इनर ईयर होता है। तो आउटर ईयर को क्या बोलेंगे, बाहरी कान होता है। ठीक है, जो आउटर ईयर का क्या कार्य है, जो आउटर ईयर होते हैं ना, वो साउंड को क्या करता है, कलेक्ट करता है, साउंड को क्या करेगा, वो कलेक्ट करेगा। और हमारा जो मिडिल ईयर होता है, मतलब कि जो मध्य कान होता है, वो साउंड को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। ठीक है, और जो इनर ईयर रहेगा, वो जो मतलब कि जो आंतरिक कान रहेगा, वो हियरिंग सुनेगा और बैलेंस बना के रखेगा। क्लियर है, तो स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर में 3 टाइप के होते हैं। आउटर ईयर होता है जो साउंड को क्या करता है, कलेक्ट करता है। मध्यम ईयर क्या करता है, मतलब कि मिडिल ईयर साउंड को कंडक्ट करता है। और हमारा जो इनर ईयर है वो सुनने में, हियरिंग में और बैलेंस में क्या करता है, हियरिंग और बैलेंस में मदद करता है। क्लियर है ना। तो अगर तो क्या बोल रहा है ये, अगर विच पार्ट ऑफ ईयर हेल्प इन मेंटेनिंग बैलेंस, तो कान का कौन सा भाग शरीर के संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, तो इसका आंसर आएगा आंसर नंबर बी, सेमी सर्कुलर कैनाल। क्लियर है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। द स्पाइनल कॉर्ड
स्टार्ट फ्रॉम, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से शुरू होती है? तो स्पाइनल कॉर्ड शुरू होती है आंसर नंबर ए ब्रेन स्टीम से, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो होती है शरीर की सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा होता है, ठीक है। तो ये ब्रेन से निकलती है, ठीक है, और हमारे वर्टिब्रल कॉलम के भीतर नीचे की ओर जाती है, मतलब कि रीढ़ की हड्डी की ओर जाती है, ठीक है। तो कहाँ से शुरू होती है? तो जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो स्टार्ट होती है हमारे ब्रेन स्टेम से, मतलब कि मस्तिष्क तना से क्या होती है? वो स्टार्ट होती है, ठीक है ना। और जैसे जो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होता है? तो स्पाइनल कॉर्ड की जो शुरुआत रहेगी वो मेडुला ऑब्लांगेटा जो क्या रहेगा? जो ब्रेन स्टेम का भाग होता है, ठीक है, ब्रेन के भाग से होती है। और यह फोरामेन मैग्नम, मतलब कि खोपड़ी की निचला जो खोपड़ी होता है ना, हमारा जो स्कल होता है का निचले छेद से होके नीचे की ओर जाती है। क्लियर है? तो ब्रेन स्टेम क्या होता है? जो ब्रेन स्टेम होता है वो 3 भाग में बटा होता है। पहला होता है मिड ब्रेन होता है जिसे मध्य मस्तिष्क कहते हैं, सेकंड पोन्स होता है, और थर्ड मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड की शुरुआत होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड की शुरुआत कहाँ होती है? ब्रेन स्टेम के मेडुला ऑब्लांगेटा से इसकी स्टार्टिंग होती है। क्लियर समझ आया आप लोग को? ठीक है। तो द स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट फ्रॉम तो स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से स्टार्ट होता है? तो स्पाइनल कॉर्ड होता है ब्रेन स्टेम के, ठीक है, ब्रेन स्टेम के मेडुला ऑब्लांगेटा से स्टार्ट होता है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। ऑर्गन इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। कोशिका का पावर हाउस कौन कहलाता है? तो इसका आंसर आएगा आंसर नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस मतलब कि ऊर्जा गृह भी कहा जाता है, क्योंकि यह एटीपी मतलब कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नामक ऊर्जा अणु का निर्माण करता है, ठीक है, जो कोशिकाओं के सभी कार्यों को क्या करता है? वो संचालित करने में उपयोग करता है। तो फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का? वो भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करता है, एटीपी का निर्माण करता है, और कोशिकाओं की वृद्धि और मृत्यु का करता है वो नियंत्रित करता है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय विटामिन B12 डेफिशिएंसी। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B12 की कमी से पर्नीशियस एनीमिया होता है। आंसर नंबर ए इज करेक्ट है। अगर बॉडी में विटामिन B12 की कमी होती है, ठीक है, तो क्या होगा? पर्नीशियस एनीमिया को कॉज करेगा। विटामिन B12 जो होता है जिसे क्या बोलते हैं? कोबालामिन भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो कोबालामिन होता है वो लाल रक्त कोशिकाओं मतलब कि जो आरबीसी के निर्माण में क्या करता है? वो मदद करता है। इसकी कमी से शरीर में आरबीसी की संख्या कम हो जाएगी और पर्नीशियस एनीमिया को क्या करेगा? एनीमिया को कॉज करेगा, ठीक है। इसके सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं पर्नीशियस एनीमिया के? बॉडी जो रहेगी कमजोर हो जाएगी, थकान आएगा, चक्कर आएगा, है ना, येलो स्किन दिखेगी, हाथ पैरों में झुनझुनी टाइप की रहेगी, ठीक है। और इसके जो पर्नीशियस एनीमिया जो विटामिन B12 का अच्छा सोर्सेस कौन कौन सा होता है? किस में रहता है विटामिन B12? तो रहता है मीट में रहता है, एग में रहता है ना, मिल्क और चीज़ में रहता है, फिश में रहता है। क्लियर है? अगर बॉडी में B12 की डेफिशिएंसी हो गई तो नर्वस सिस्टम पर असर होगा, हमारी मेमोरी जो रहेगी वो लॉस हो जाएगी, और आरबीसी काउंट जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा। क्लियर है? तो विच डिजीज इज कॉज्ड बाय विटामिन B12 डेफिशिएंसी? तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर नंबर ए पर्नीशियस एनीमिया। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। प्राइमरी हेल्थ केयर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन, मतलब कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की अवधारणा कब आई थी? तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की अवधारणा आई थी 1978 में, मतलब कि आंसर नंबर बी इज करेक्ट है, ठीक है। तो जो प्राइमरी हेल्थ केयर था वो प्राइमरी हेल्थ केयर की अवधारणा कब आई? 1978 में एल्मा एटा कॉन्फ्रेंस में। और कहाँ हुआ था ये कॉन्फ्रेंस? एल्मा एटा कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? काजाख्स्तान में, ठीक है, में दी गई थी। इस सम्मेलन में जो WHO और यूनिसेफ ने मिलकर इसको आयोजन कौन किया था? तो इसको आयोजित किया था, मैंने पहले भी इसको डिस्कस चुका है प्राइमरी हेल्थ केयर को, फिर से एक बार क्लियर कर देती हूँ आप लोगों को कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर को किसने ऑर्गेनाइज किया था, मतलब किसने, दोनों ने मिलकर, तो कौन दो थे? WHO और यूनिसेफ ने मिलकर, ठीक है, इसे मिलकर क्या बना, इसको क्या क्या आयोजित किया था। और आयोजित करने के बाद इसका जो नारा था, क्या नारा दिया था? हेल्थ फॉर ऑल बाय 2080, हेल्थ फॉर ऑल बाय 2080, ठीक है, मतलब कि सभी को सामान्य अधिकार हो स्वास्थ्य का, ठीक है। वो कब किया गया था? तो प्राइमरी हेल्थ केयर की अवधारणा 1978 में आई थी, एल्मा एटा कॉन्फ्रेंस में हुआ था। इसका प्लेस कहाँ था? तो प्लेस था काजाख्स्तान में, ठीक है। तो और कौन दोनों ने मिलकर किया था इसके? तो WHO यूनिसेफ ने मिलकर इसे हेल्थ फॉर ऑल बाय 2080 का नारा दिया गया था। क्लियर है?
है ना। इसमें क्या था, इक्वाइटेबल प्रिंसिपल क्या था इसके प्राइमरी हेल्थ केयर के, इक्वाइटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मतलब कि इक्वाइटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब समान स्वास्थ्य सेवा सभी को, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मतलब कि सबकी भागीदारी, जन भागीदारी, ठीक है। प्रिवेंटेशन प्रमोशन मतलब कि रोकथाम करना और प्रोत्साहन पर जोर देना। अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी मतलब कि सस्ती और स्थानीय तकनीकी को अपनाना। इंटरसेक्टर कोऑर्डिनेशन विभिन्न भागों का समन्वय। क्लियर है। तो कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के, इक्वाइटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, प्रिंसिपल एंड प्रमोशन, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी और इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन। क्लियर है। इसका मेन गोल ये था प्राइमरी हेल्थ केयर का कि हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 AD, मतलब सबको समानता का अधिकार। क्लियर है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। विच इज द अपेक्स बॉडी ऑफ हेल्थ सर्विस इन इंडिया। भारत में स्वास्थ्य प्रणाली की सर्वोच्च संस्था कौन सी है। तो भारत में स्वास्थ्य प्रणाली की सर्वोच्च संस्था है, आंसर नंबर बी, DGHS मतलब कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। ठीक है। DGHS का फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। ठीक है। तो DGHS मतलब कि जो स्वास्थ्य सेवाओं का महानिदेशालय होता है। ठीक है। जो भारत सरकार की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय मतलब कि MOHFW के अधीन काम करता है। ठीक है। जो DGHS किसके अधीन काम करता है, तो ये काम करता है भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करता है। यह देश में सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, चिकित्सा, शिक्षा, जन स्वास्थ्य सेवाओं के समन्वय की जिम्मेदारी निभाता है। क्लियर है। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की योजना और क्रियान्वयन करना, राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य नीति है ना, जो स्वास्थ्य नीति और चिकित्सा शिक्षा का समन्वय करना, एपिडेमिक डिजास्टर का प्रबंध, अगर जो कहीं एपिडेमिक आ गया, डिजास्टर आ गया, उसको क्या करना, उसकी स्थिति में को अपनी रहती स्थिति में क्या करना, को तो क्या करना, ऐसी स्थिति में लोगों की सहायता करना। ठीक है। और स्वास्थ्य संस्थाओं की निगरानी करना। ठीक है। और DGHS का मुख्यालय कहाँ पे है, तो जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस का मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन पूछेगा अगर कि DGHS का मुख्यालय कहाँ पे है, तो DGHS का मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। क्लियर है। तो भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की सर्वोच्च संस्था कौन सी है, तो भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की सर्वोच्च संस्था है, आंसर नंबर बी, DGHS मतलब कि डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। द पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। पल्स पोलियो कार्यक्रम कब शुरू हुआ, तो पल्स पोलियो कार्यक्रम शुरू हुआ 1995 में। ठीक है। तो भारत में 1995 में इसे शुरू किया गया था। ठीक है। जिसका उद्देश्य क्या था, पोलियो को पूरी तरह से समाप्त करना। ये शुरू कब हुआ, 1995 में। इसका मुख्य नारा क्या था, 2 बूंद जिंदगी की। ठीक है। इसका नारा था। कौन सी वैक्सीन दी जाती है, तो ओरल पोलियो वैक्सीन को दी जाती है ना। 0 से लेकर 5 वर्ष के बच्चों को दी जाती है। भारत को 2014 में WHO द्वारा पोलियो फ्री नेशन घोषित किया गया था। ठीक है। भारत को पोलियो फ्री नेशन कब घोषित किया गया था, पोलियो फ्री एडिकेशन, तो भारत को 2014 में WHO द्वारा पोलियो फ्री नेशन घोषित किया गया था। स्टूडेंट, अगर आप लोग को इस वीडियो में कुछ भी डाउट लगा, अगर आप लोग को समझ नहीं आया, तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं कि इसमें क्या आंसर क्या आएगा। अगर आप लोग को वीडियो समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अगर PDF चाहिए तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। विच विटामिन गिवन इन बाई एनुअल राउंड ऑफ इम्यूनाइजेशन। छमाही टीकाकरण के दौर में कौन सा विटामिन दिया जाता है, तो छमाही टीकाकरण के दौर में कौन सा विटामिन दिया जाता है, तो इसका आंसर है आंसर नंबर ए, विटामिन ए दिया जाता है। ठीक है। भारत में बच्चों को छमाही मतलब कि हर 6 महीने में विटामिन ए सप्लीमेंट दिया जाता है, ताकि जो रात में अंधापन बोलते हैं ना, नाइट ब्लाइंडनेस जिसे बोलते हैं, और विटामिन ए की कमी से होने वाले संक्रमण से क्या करता है, रोके जा सके। क्लियर है। तो विटामिन ए का जो सिरप होता है उसको 1 ml, तो 1 ml में क्या होता है, 1 ml में 1 लाख इंटर यूनिट से शुरू होकर 2 ml मतलब कि 2 लाख इंटर यूनिट तक दिया जाता है। क्लियर है। तो इसे 6 महीने से 5 वर्ष तक के बच्चों को दिया जाता है। इसका किसका कार्यक्रम के अंतर आता है, ये विटामिन जो होता है, ये जो होता है नेशनल विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम के अंतर्गत ये आता है। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट विटामिन ए बच्चों की क्या करता है, जो नाइट ब्लाइंडनेस से बचाएगा, है ना, संक्रमण से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। क्लियर है। और इसकी कितनी मात्रा दी जाती है, तो इसे 1 ml में 1 लाख इंटर यूनिट होता है। ठीक है। और 2 ml में 2 लाख इंटर यूनिट होता है, मतलब कि 1 ml से शुरू होकर 2 ml तक दिया जाता है। क्लियर है।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। विच नेशनल डे इज ऑब्जर्वेड ऑन 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है। हर साल 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य था लोगों में HIV एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाना और प्रभावित लोगों को सहयोग देना। क्लियर है? तो ये कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1988 में। ठीक है, 1 दिसंबर 98 में शुरू हुआ था। कौन आयोजित किया था इसको? तो आयोजित करने वाला था WHO और UNAIDS। ठीक है ना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? एंड करना है HIV एपिडेमिक को। 1 दिसंबर में कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर आएगा, आंसर नंबर है एड्स दिवस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर क्लोरिनेशन इन द विलेज। गांव में जल क्लोरिनेशन की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो इसका आंसर आएगा, आंसर नंबर बी, MPW मिल की। गांव में सुरक्षित पेयजल आपूर्ति की सुनिश्चित करने के लिए MPW मिल यानी कि पुरुष बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिम्मेदार होता है। ठीक है, उसका कार्य क्या है? तो उसका कार्य है जल स्रोतों की जांच करना, क्लोरीन की मात्रा की निगरानी करना और पानी की क्या करना है, पानी का क्या करना है, पानी का सैंपल लेके उसको टेस्टिंग कराना। ठीक है, तो मेन ड्यूटीज क्या होती है MPW मेल की? जो जल स्रोतों का क्लोरीनेशन करना, मच्छरों की रोकथाम करना, वेक्टर जनित रोगों का नियंत्रण करना, सैनिटेशन और स्वच्छता कार्यक्रम चलाना, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया से जैसे रोगों की निगरानी करना और जल जनित रोगों की मतलब कि जो वाटर बॉर्न डिजीज को क्या करना है, रोकथाम करना और जन जागरूकता फैलाना। क्लियर है? तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर क्लोरिनेशन इन द विलेज? तो इसका आंसर है, आंसर नंबर बी, MPW मेल। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। Committees recommended one sub-center for 5,000 population। 5,000 जनसंख्या पर एक उपकेंद्र की अनुशंसा की समिति ने की थी। तो इसका आंसर आएगा, आंसर नंबर बी, श्रीवास्तव कमेटी ने की थी। ठीक है, तो जो भारत सरकार ने 1975 में श्रीवास्तव कमेटी का गठन किया था। ठीक है, तो भारत सरकार ने श्रीवास्तव कमेटी का गठन कब किया था? तो श्रीवास्तव कमेटी का गठन किया था 1975 में। ठीक है, जिसने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए यह महत्वपूर्ण सुझाव दिया था। तो इसमें प्रत्येक 5,000 जनसंख्या पर एक सब सेंटर होना चाहिए कहा था। ठीक है, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर प्रत्येक 30,000 जनसंख्या पर स्थापित होना चाहिए और कम्युनिटी हेल्थ वर्कर जो होती है CHW की नियुक्ति हो, जिसके बाद में फिर आशा के रूप में इसे लागू किया गया। क्लियर है? तो जो भोरे कमेटी था, ठीक है, जो भोरे कमेटी था वो 1946 में PSC सिस्टम की नींव रखी थी। ऐसा क्वेश्चन पूछे कि PSC का जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर की नींव किसने रखी थी? तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर की नींव रखी थी भोरे कम्युनिटी ने 1946 में। क्लियर है? और जो मॉडलियर कमेटी था वो 1962 में PSC को क्या किया था? श्रेणित बनाने के लिए सिफारिश की थी। ठीक है, और जो करतार सिंह कमेटी 1973 में MPW मेल और फीमेल पद की सिफारिश की थी। ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है आप लोगों को कि MPW का एग्जाम है तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि MPW जो पद है मेल और फीमेल की सिफारिश कौन सी कम्युनिटी ने की थी? तो MPW मेल और फीमेल की सिफारिश की थी, किसने की थी? करतार सिंह कमेटी ने 1973 में। क्लियर है ना? और जो श्रीवास्तव कमेटी था ना 1975 में 5,000 जनसंख्या पर एक सब सेंटर बनाने के लिए कहा था। ठीक है, तो ये सारी आपकी जो कमिटीज है वो बिल्कुल पूछ सकते हैं, इसलिए आप ध्यान से दीजिएगा। तो भोरे कमेटी ने PSC 1946 में PSC की नींव रखी थी। मॉडलर कमेटी आई थी 1962 में। करतार सिंह कमेटी आई थी 1973 में, जिसने MPW मेल और फीमेल के लिए क्या किया था? सिफारिश की थी। और श्रीवास्तव कमेटी आई थी 1975 में, जिन्होंने 5,000 जनसंख्या पर एक सब सेंटर को नियुक्त किया था। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स ये थे आप लोग के 51 से लेकर 100 तक के टेस्ट सीरीज पार्ट 2। तो मैंने आप लोग के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश की है। तो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आपके यूनिट 5 के जो MPW का यूनिट 5 है और यूनिट 6 है ऐसे लेके आऊँगी। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना कि आप लोगों को अगर वीडियो में कोई डाउट लगे हो तो कमेंट करके मुझे आप जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है।